माखनलाल कबाब वाला का एक बड़ा आलीशान ढाबा था। माखनलाल के यहाँ केवल मुखिया, जमींदार और बड़े व्यापारी ही भोजन करने आते थे। लेकिन उसी गांव की एक अंधेरी गली के कोने पर एक छोटा सा ठेला लगता था, हरिया काका के देशी कबाब। हरिया काका माखनलाल के पिता थे, जिन्हें उनकी बहू सुलेखा ने अपनी जुबान और तानों से इतना प्रताड़ित किया कि वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज पिता अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा है और बेटा अपने घमंड की। बापू, ये भीड़ देख रहे हो? ये मेरी बेइज्जती का तमाशा है। आखिर ये तमाशा आप कब बंद करेंगे? बेइज्जती नहीं बेटा, ये उन लोगों का भरोसा है जो सच पहचानते हैं। तू अपनी फिक्र कर। काका, नाक पे रुमाल रखना पड़ रहा है यहाँ। आपकी इस गंदी दुकान ने हमारी हवेली की साख मिट्टी में मिला दी है। बहू, साख महलों से नहीं, चरित्र से बनती है। इस ठेले की धूल तेरी हवेली के पेंट से ज्यादा साफ है। लोग हंसते हैं मुझ पर, कहते करोड़पति का बाप सड़क पर कोयला फूंकता है। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? कमी तूने नहीं, तेरी नीयत ने छोड़ी है। तूने बाप को घर में नहीं, कोने में जगह दी थी। जगह तो दी थी ना। अब यहाँ सड़क पर खड़ा होकर सहानुभूति बटोरना बंद कीजिए और घर चलिए। सहानुभूति नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। जो सुकून यहाँ है वो तेरे उस बंद कमरे में नहीं। बापू, जिद छोड़िए, मैं आपको इससे दुगना पैसा दूंगा। बस ये ठेला यहाँ से हटा लीजिए, मेरी साख का सवाल है। पैसा तू दे देगा माखन, पर वो बरकत कहाँ से लाएगा जो इस धुएं और मेहनत के पसीने में है? बरकत की बातें छोड़िए, हमारे पास चांदी की थालियां हैं। इन मजदूरों के दोने आपके स्टेटस को शोभा नहीं देते। चांदी की थाली में घमंड परोसा जाता है सुलेखा, और मेरे इन दोनों में प्यार। फर्क तो रहेगा ही। मैंने हुनर आपसे ही लिया है, पर उसे व्यापार बनाया है। आपकी ये पुरानी सोच अब काम नहीं आएगी। तूने नुस्खा तो ले लिया माखन, पर वो रूह नहीं ला पाया। जिस दिन घमंड चढ़ेगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। चलिए माखन, इन्हें इसी कीचड़ ने सड़ने दीजिए। इन्हें हमारी रईसी की चमक कभी समझ नहीं आएगी। जाओ बहू, अपनी चमक संभालो। याद रखना, मिट्टी से ही स्वाद आता है और अंत में मिट्टी ही सत्य है। इतनी बात कर वे दोनों वहां से चले गए। और ठेले के पास बैठे आदमी यह बात सुनकर काका के पास आए और बोले, काका, माना माखन घमंडी हो गया है, पर क्या एक पिता को इतना कठोर होना शोभा देता है? आखिर बुढ़ापे की लाठी तो वही है। लाठी जब खुद ही पीठ पर वार करने लगे रहमत, तो उसे तोड़कर फेंक देना ही बेहतर है। मेरा बेटा बहुत पहले मर चुका था, आज तो बस एक व्यापारी खड़ा था। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा काका? लोग कहते हैं आप घर की सुख सुविधा छोड़कर अपनी जिद की वजह से यहां धूल फाक रहे हैं। सुख सुविधा? रहमत भाई, जिस बिस्तर पर मेरी पत्नी ने तड़प तड़प कर जान दी, क्या उस पर सोना मेरे लिए सुख होता? वो बिस्तर नहीं, मेरे लिए कांटों की सेज थी। सुना है वो बीमार थीं, पर माखन के पास तो पैसों की कमी नहीं थी। क्या इलाज में कोई कमी रह गई थी जो आप इतने आहत हैं? कमी पैसों की नहीं, नीयत की थी। डॉक्टर ने कहा था शहर ले जाओ, ऑपरेशन होगा तो बच जाएंगी। मैं झोला लेकर सुलेखा के सामने हाथ जोड़ता रहा। सुलेखा के पास तो घर की चाबियां थीं। क्या उसने तिजोरी नहीं खोली? अपनी सास की जान के लिए उसने 2-4 गहने भी नहीं दिए? उसने कहा, बुढ़ापे में हड्डी हड्डी गल चुकी है, अब इन पर पैसा लगाना मिट्टी में कुआं खोदना है। उसने जीते जी अपनी सास को मरा हुआ घोषित कर दिया था। राम राम, इतनी भयानक सोच। पर माखन कहा था? क्या उसने अपनी पत्नी को डांटा नहीं? क्या उसे अपनी मां की ममता याद नहीं आई? माखन उस वक्त अपनी नई दुकान के झूमरों के दाम तय कर रहा था। जब मैंने उससे कहा तो उसने मुंह फेर लिया और बोला, सुलेखा सही कह रही है बापू, फालतू का खर्चा मत बढ़ाइए। ये तो जीते जी मां का गला घोटने जैसा हुआ। क्या उसे रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी जन्नत खो रहा है? उसे जन्नत नहीं, जमींदार की महफिल प्यारी थी। उस रात मेरी पत्नी ने बिना दवा के, बिना पानी के मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी कि शायद बेटा आएगा। तभी आपने उस आलीशान कोठी को आग लगा दी और बिना कुछ लिए वहां से निकल आए। अब समझ आया कि आपकी आंखों में ये नमी क्यों है। जिस चौखट पर मां की लाश को कबाड़ समझा गया हो, उस घर की दीवारों में मुझे आज भी चीखें सुनाई देती हैं। ये ठेला मेरा मंदिर है, यहां कम से कम जमीर तो नहीं बिकता। काका, आज से आपका ये ठेला सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। जो बेटा मां का ना हुआ, वो इस गांव का क्या होगा? दौलत की चकाचौंध में वो भूल गया है कि कफन में जेब नहीं होती। आज उसने मुझे नीचा दिखाया, कल वक्त उसे धूल चटाएगा।
मेरा स्वाभिमान ही मेरा कबाब है। काका की आप बीती सुनकर चौराहे पर खड़े हर व्यक्ति का सिर सम्मान में झुक गया और माखन लाल के प्रति नफरत की आग सुलग उठी। लोगों ने फैसला कर लिया कि अब वो माखन के खून से सने ढाबे पर कभी कदम नहीं रखेंगे। हरिया काका का छोटा सा ठेला अब हीरापुर की शान बन चुका था, जहाँ सिर्फ कबाब नहीं, एक टूटे हुए दिल की सच्चाई बिकती थी। लेकिन उधर ढाबे पर माखन लाल के कुछ और ही चल रहा था। अरे माखन लाल, आज बड़ी देर कर दी। हम तो कब से भूखे प्यासे खड़े हैं। क्या कहीं और बड़ी दावत का इंतजाम कर लिया था जो अपनी दुकान ही भूल दे? अरे क्या बताऊं जमींदार साहब, रास्ते में एक छोटा सा हादसा हो गया था। वो गली के मोड़ पर एक जिद्दी बुढ़ऊ ठेला लगाकर रास्ता रोके खड़ा था। बस उसी को हटाने में वक्त लग गया। अरे वही हरिया काका ना, लोग तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे पिता हैं। क्या वाकई वो सड़क पर कोयला फूंक कर कबाब बेच रहे हैं? ये सुनकर तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। अरे छोड़िए साहब, खून का रिश्ता होने से कोई खानदानी नहीं हो जाता। बुढ़ापे में सठिया गए हैं। मैंने महल दिया, नौकर दिए, पर उन्हें तो उस गंदी नाली के पास धुआं निगलने में ही मजा आता है। तो इसका मतलब अब हीरापुर के रईस माखन लाल का बाप सड़क छाप कबाब वाला बन गया है। माखन, तेरी साख को तो बड़ा धक्का लगा होगा। साख मेरी नहीं, उनकी गिरी है साहब। मैं तो कहता हूं वो कबाब नहीं, कोयले का चूड़ा खिला रहे हैं। फटेहाल कपड़े और मैला हाथ। सोचिए, उनके हाथ के कबाब खाना मतलब बीमारी को न्योता देना है। सुना है तुम्हारी पत्नी सुलेखा ने तो आज उन्हें बीच सड़क पर खूब खरी खोटी सुनाई है। पूरा गांव उसी तमाशे की बातें कर रहा है। क्या वाकई काका ने घर वापस आने से मना कर दिया? अरे सुलेखा तो बस उन्हें समझा रही थी, पर वो तो अपनी गरीबी का ढोंग करने पर उतारू हैं। उन्हें लगता है कि सड़क पर बैठकर वो बहुत बड़े त्यागी बन गए हैं। सच तो ये है कि उन्हें मुफ्त की रोटियां हजम नहीं हो रही। मजा आ गया माखन, तेरी ये बेरुखी देखकर लगता है कि तू वाकई एक पक्का बिजनेसमैन बन गया है। रिश्तों को जूतों की नोक पर रखना ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। चलो अब कबाब खिलाओ। बिल्कुल साहब, आप अंदर बैठिए। उन फकीरों की बातों में क्या रखा है? यहां चांदी की चमक है और नवाबी स्वाद। बुढ़ापा तो बस रोने धोने के लिए होता है। हम जैसों के लिए तो बस मुनाफा ही खुदा है। माखनलाल अपने ग्राहकों के साथ खिलखिलाकर अपने ही पिता की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि वो रईसों की महफिल में अपनी जगह पक्की कर रहा है, पर वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी दुकान के बाहर खड़े कुछ छोटे कर्मचारी और राहगीर उसे घृणा की नजरों से देख रहे थे। हंसी के उस शोर में माखनलाल ने अपने भविष्य की बर्बादी की आहट नहीं सुनी। अगले दिन शहर से एक पढ़ा लिखा नौजवान परदेशी बाबू हीरापुर पहुंचा। वो किसी बड़े काम से गांव आया था। भूख लगी तो उसे सबसे बड़ी और चमकदार दुकान माखनलाल कबाब वाला दिखा। वो उस ढाबे के पास गया। भाई साहब, एक प्लेट कबाब लगा दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो तुरंत कबाब को खाता है और फिर कहता है, भाई साहब, ये कबाब कुछ खास नहीं लग रहे। मसाला तो बहुत है, पर वो स्वाद नहीं आ रहा जिसकी उम्मीद में मैं यहाँ रुका था। साहब, आप शहर से आए हैं शायद। ये हीरापुर का सबसे महंगा और बेहतरीन ढाबा है। यहाँ स्वाद से ज्यादा हमारी साख और सफाई के चर्चे होते हैं। साख अपनी जगह है, पर खाने में जान होनी चाहिए। खैर, ये लीजिए बिल के पैसे। पर भाई साहब, 4 कबाब के 100 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बाबूजी, आप शायद रईसी के कायदे नहीं जानते। यहाँ एसी की हवा है, साफ मेज है और चांदी जैसी चमक वाली प्लेटें। इन सब का पैसा तो लगेगा ही ना। सफाई अच्छी बात है, पर पेट तो स्वाद से भरता है, सजावट से नहीं। आपके दाम आपके काम से मेल नहीं खाते। सुनिए बाबूजी, अगर आपको सस्ता और 2 कौड़ी का खाना खाना है तो सीधा चौराहे पर चले जाइए। वहां मेरा बाप एक गंदा सा ठेला लगाता है। आपके पिता वो ठेला लगाते हैं, पर आप तो यहाँ इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं। अरे वही तो, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। गंदे हाथों से कबाब बनाते हैं, कोयले की राख उड़ती है। वहां आपको कचरे के भाव में कबाब मिल जाएंगे। मजे लेने हैं तो वहीं जाइए। आप अपने ही पिता के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो भी एक अजनबी के सामने। ये सुनकर मुझे स्वाद से ज्यादा आपकी सोच पर ताज्जुब हो रहा है। अरे साहब, बिजनेस में कोई बाप बेटा नहीं होता। वो सड़क छाप है और मैं ब्रांड। आपको क्वालिटी चाहिए तो यहां रुकिए।
वरना उस धूल भरी दुकान पर जाकर अपनी तबीयत खराब कीजिए। परदेशी बाबू ने माखनलाल को एक अजीब नजर से देखा। इतनी बात कर वो परदेशी बाबू वहाँ से तुरंत हट जाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। उस ठेले की तलाश में वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार वहाँ पहुँच ही जाता है। काका, एक प्लेट कबाब लगाइए। सुना है आपके हाथ के स्वाद की चर्चा पूरे गांव में है। जरूर बेटा, बैठो। यहाँ नवाबों जैसा आराम तो नहीं, पर रोटी और रूह को सुकून देने वाला स्वाद जरूर मिलेगा। पहला निवाला खाते ही आंखों में चमक आ गई। वाह काका, ये क्या खिला दिया आपने? ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा। ये सिर्फ मसाला नहीं है बेटा, इसमें ईमानदारी की आंच और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। पेट भर गया तुम्हारा? पेट ही नहीं काका, रूह तृप्त हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस बड़ी दुकान पर था, पर वहां सिर्फ दिखावा था, स्वाद तो रत्ती भर नहीं। माखन की दुकान वो मेरा ही अंश है बेटा, पर उसने सजावट चुनी और मैंने सादगी। उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है। उसने तो आपका बहुत मजाक उड़ाया काका, बोला कि आप गंदे हाथों से बनाते हैं, पर मुझे तो यहां सबसे ज्यादा पवित्रता दिख रही है। हाथ गंदे कोयले से हुए हैं बेटा, मन से नहीं। माखन के हाथ साफ है, पर उसकी नीयत मैली हो चुकी है। स्वाद हमेशा मन से निकलता है। सच कह रहे हैं आप। वहां कबाब खाकर मुझे एक ठगा हुआ महसूस हुआ, पर यहां खाकर लग रहा है कि मैंने कुछ अनमोल पाया है। ये लीजिए पैसे। अरे बेटा, तुम मेहमान हो, स्वाद पसंद आया, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। इन चंद पैसों से ज्यादा तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत है। नहीं काका, ये आपकी मेहनत है। और सुनिए, माखनलाल को लग रहा है कि वो जीत गया, पर असली बादशाह तो आप हैं इस चौराहे के। बादशाहत भगवान की है बेटा, मैं तो बस अपनी पत्नी को दी हुई जुबान निभा रहा हूं कि मेहनत की खाऊंगा, चाहे वो धूल में ही क्यों ना मिले। परदेशी बाबू हरिया काका के कबाब खाकर आगे बढ़े और गांव की एक शांत गली में एक बुजुर्ग को बैठे देखा। मदन के मन में यादों का सैलाब उमड़ रहा था। वो उनके पास गया और बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछा। राम राम काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हरिया काका का घर कहाँ है? मैं उनकी बेटी माया का बेटा हूँ। क्या तू माया का बेटा है? अरे तू मदन है क्या? वही छोटा मदन जिसे लेकर माया 20 साल पहले शहर गई थी? हाँ काका, मैं वही मदन हूँ। माँ के गुजरने के बाद आज पहली बार अपने नाना के गांव आया हूँ। माँ अक्सर यहाँ की बातें किया करती थी। अरे बेटा, 20 साल बाद नाना की याद आई? बड़ा दुख हुआ सुनकर कि माया अब नहीं रही। चल, मैं तुझे हरिया काका की चौखट तक छोड़ आता हूँ। काका, नाना का घर तो बहुत बड़ा और सुंदर होगा ना? जैसा माँ ने बताया था कि उनके भाई माखन ने बहुत तरक्की कर ली है। बेटा, माखन ने महल तो बना लिया, पर हरिया काका वहां नहीं रहते। चल, तुझे उनके असली घर ले चलता हूँ, जहां दरवाजे भी नहीं बचे। दरवाजे नहीं है? ऐसा क्यों काका? क्या नाना इतने गरीब हो गए कि घर की मरम्मत भी नहीं करा सके? ये गरीबी नहीं बेटा, ये माखन और उसकी बहू का सितम है। उन्होंने काका को इस हाल में ला दिया कि वो आज एक टूटे खंडहर में रहते हैं। बिना दरवाजे का घर? इसका मतलब नाना वहां सुरक्षित भी नहीं होंगे। वो अकेले वहां कैसे रहते हैं काका? वो काका मदन को उसके नाना के घर छोड़ दिया। वो घर के अंदर गया और बिस्तर पर बैठ गया और अपने नाना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शाम हो गई। हरिया काका घर आए। उस परदेशी बाबू को देखकर चौंक गए और मदन उस ठेले वाले काका को देखकर चौंक गया। दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए। अरे, आप तो वही परदेशी बाबू है ना, जो दोपहर में मेरे ठेले पर आए थे? आप यहाँ इस वीरान खंडहर में क्या कर रहे हैं? काका, आप यहाँ कैसे? मुझे तो किसी ने बताया था कि ये मेरे नाना हरिया का घर है। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा, शायद तुम्हें किसी ने गलत पता दे दिया। इस बदहाल घर में हरिया के नाम पर बस मैं ही रहता हूँ। पर तुम कौन हो? काका, आप ही हरिया है? इसका मतलब आप ही मेरे नाना हैं। मैं तो आपको कोई और समझ बैठा था। मैं माया का बेटा मदन हूं नाना। क्या तू मेरी माया का बेटा है? मेरी लाडली बेटी का मदन? 20 साल बाद तू अपनी मां की परछाई लेकर यहां आया है। नाना, ये क्या हाल बना रखा है आपने? दोपहर में मैं जिस दुकान पर गया था वो माखन मामा की थी ना? फिर आप यहां क्यों? हाँ बेटा, माखन मेरा बेटा ही है, पर उसे महलों की हवा लग गई और मैं मिट्टी का आदमी मिट्टी में ही रह गया। तू कहां से आ रहा है? नाना, मां अब इस दुनिया में नहीं रही।
वो मरते दम तक कहती थी कि मामा आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, पर ये मंजर तो कुछ और ही है। माया चली गई, मेरी बच्ची बिना अपने बाप से मिले ही चली गई। मदन, अब समझ आया कि तू क्यों दोपहर में मुझे इतना अपना सा लगा था। नाना, दोपहर में माखन मामा ने आपका बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि आप गंदे हाथों से कबाब बनाते हैं। मुझे क्या पता था कि वो अपने ही पिता को गाली दे रहे हैं। उसे छोड़ दे बेटा, वो रईसी के नशे में है। उसे नहीं पता कि जिस जड़ को वो गंदा कह रहा है उसी से उसकी टहनियां हरी हैं। नाना, मैं तो मामा को जानता तक नहीं था, बस मां के कहने पर यहां आया। पर आज अपनी आंखों से आपका ये हाल देखकर मेरा खून खौल रहा है। तू रो मत बेटा, तू आ गया, इस टूटी झोपड़ी में उजाला हो गया। अब मुझे अपनी मौत का गम नहीं, क्योंकि मेरी माया का अंश मेरे पास है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मदन के भीतर एक संकल्प जाग चुका था। वो नाना के जर्जर घर से निकलकर सीधा माखन लाल की हवेली पहुंचा। उसने सोचा था कि मामा को समझा बुझाकर नाना को उनका हक वापस दिला देगा, लेकिन अरे तुम फिर यहाँ? कल ढाबे पर कबाब कम पड़ गए थे क्या, जो आज घर तक चले आए? और ये क्या फटेहाल नाना की तरह यहाँ खड़े हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं मामा, मांगने नहीं, बताने आया हूं। आप जिसे कल धूल वाला बूढ़ा कह रही थी, वो मेरे नाना है, और मैं आपकी ननद माया का बेटा मदन हूं। क्या तू माया का बेटा है? मेरी बहन का मदन? अरे तू इतना बड़ा हो गया, पर तू उस बूढ़े के पास क्या कर रहा है? यहाँ ये तेरा मामा का घर है। अच्छा, तो तुम माया के बेटे हो। खैर, पहचान अपनी जगह है, पर बेटा, उस गरीब के पसीने से बहुत बदबू आती है। तुम हमारे साथ इस महलों में रहो, वहाँ सरोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बदबूदार पसीना आपके लिए होगा मामी, मेरे लिए तो वो तपस्या की महक है। उस पसीने में जो ईमानदारी है, वो आपकी इन इत्र लगी दीवारों में नहीं। आपने नाना को बिना दरवाजे के घर में छोड़ दिया और खुद यहाँ ऐश कर रही हैं। मदन, तू कल का छोकरा मुझे सिखाएगा? वो अपनी मर्जी से वहां सड़ रहा है, उसे गरीबी पसंद है, तो मैं क्या करूं? अब तू यहाँ महलों में रहना चाहता है तो रह, वरना रास्ता नाप। मामा, ये महल और ये घमंड आपको अंधा कर चुका है। अपनी सगी माँ को इलाज के बिना तड़पाने वाले और अपने बाप को सड़क पर छोड़ने वाले को मैं मामा नहीं कह सकता। ये घमंड आपका 1 महीने के अंदर तोड़ दूंगा। तू मेरा घमंड तोड़ेगा 1 महीने में? शहर जाकर 4 अक्षर पढ़ लिए तो क्या खुद को खुदा समझने लगा? तेरे पास क्या है जो तू मेरा मुकाबला करेगा? मामा, मैं हैदराबाद में ऐसे ही नहीं रहता था। वहां मैंने बिजनेस और मार्केटिंग की वो बारीकियां सीखी हैं जो आपकी इस दुकान को घुटनों पर ला देंगी। आपकी रईसी का सूरज अब ढलने वाला है। बड़ी बड़ी बातें करने से तिजोरियां नहीं भरती। जाओ, उसी सड़न में जाकर बैठो। जब भूखे मरोगे तो यहीं हाथ फैलाने आओगे। हाथ में नहीं, आप फैलाएंगी मामी। 1 महीने के अंदर आपका ये ढाबा खाली होगा और नाना के ठेले पर दुनिया का मेला लगेगा। मेरा चैलेंज याद रखना मामा, वक्त बदल चुका है। हवेली से अपमान का घूंट पीकर मदन सीधा नाना के उस बिना दरवाजे वाले घर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून भी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और नाना के पास जाकर खड़ा हो गया। अब वक्त बातों का नहीं, बल्कि स्वाद से जवाब देने का था। नाना, अब बहुत हुआ। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। आप तुरंत बाजार जाइए और बढ़िया ताजा मांस लेकर आइए। आज कबाब मैं बनाऊंगा, बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में। पर बेटा, तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का, तू ये आग और धुएं का काम कैसे करेगा? और यहाँ के लोगों को क्या वो शहर का स्वाद पसंद आएगा? नाना, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आज ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि मामा के ढाबे की लाइन टूटकर हमारे घर के सामने लग जाएगी। आप बस मांस लाइए, बहस मत कीजिए। ठीक है बेटा, तू इतना कह रहा है तो मैं अभी गया और अभी आया। तेरे चेहरे की ये चमक बता रही है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। नाना तुरंत मांस लेकर आए। मदन ने अपने थैले से कुछ खास हैदराबादी मसाले निकाले जो वह अपने साथ लाया था। उसने मांस को मैरिनेट किया, धीमी आंच तैयार की और ठेले की पुरानी भट्टी को हटाकर उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, हैदराबादी कबाब वाला। वो ठेला उसी चौपाल पर लगा दिया। लीजिए नाना, ठेला तैयार है। आज से हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। आप गद्दी संभालिए और मैं कबाब की आंच संभालता हूँ। देखिए, खुशबू फैलनी शुरू हो गई है। वाह मदन, ये कैसी महक है। ऐसी खुशबू तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बनाई। ये तो पूरे चौराहे को अपनी तरफ खींच लेगी। यही तो जादू है नाना, इसमें हैदराबाद की नजाकत है और आपके हाथों की बरकत।
देखिए, लोग रुकने लगे हैं। आज से स्वाद का नया दौर शुरू हो रहा है। अरे, काका के ठेले पर आज ये कैसा नया बोर्ड लगा है? और ये खुशबू, ये तो माखन के ढाबे से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है। भाई साहब, एक प्लेट लगाना। आइए भाई साहब, चक्कर देखिए। अगर ऐसा कबाब पहले कभी खाया हो तो पैसे मत दीजिएगा। ये है असली हैदराबादी जायका। आज मेरा नाती मेरे साथ खड़ा है। अब न धूल की फिक्र है न धुएं की। आज उस ठेले का भाग्य बदलने वाला है। हैदराबादी कबाब वाला के सामने भीड़ जुटने लगी। मदन की फुर्ती और उस अनोखे स्वाद ने जादू कर दिया था। लोग प्लेटें चाट रहे थे और माखन लाल के ढाबे की तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। नाना की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उनके अपमान का जवाब उनके अपने खून ने उसी के हुनर से देना शुरू कर दिया था। सूरज ढलते ही चौराहे का मंजर पूरी तरह बदल गया। मदन की जादूगरी और उन हैदराबादी मसालों की महक ने पूरे हीरापुर में खलबली मचा दी थी। जो लोग अब तक दूरी बनाए हुए थे, वे खिंचे चले आए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी हरिया काका ने कभी नहीं की थी। हरिया काका, पूरे गांव में बस तुम्हारे इस नए कबाब की चर्चा है। हवा में ऐसी